अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 7 पे बात करेंगे और आज का लेक्चर नंबर 7 क्लोनिंग के हवाले से है। पिछली क्लास में मैंने आपको इस तरह की बात कही थी कि क्लोनिंग वक्त की कमी के बायस क्लोनिंग का प्रोसेस उस वक्त हम कंटिन्यू नहीं कर सके, लेकिन आज की क्लास में हम अपने टॉपिक क्लोनिंग पर बात करेंगे और पॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, क्लोनिंग। आप तमाम स्टूडेंट्स क्लोनिंग की हेडिंग लगा लें। इसमें लिखें क्लोनिंग इज द मॉडर्न टेक्निक इन मेडिकल रहने से बायोलॉजिकल करना, इन बायोलॉजिकल साइंसेस। क्लोनिंग एक मॉडर्न टेक्निक है बायोलॉजिकल साइंसेज में, जिसमें हम किसी भी जेनेटिक मटेरियल की एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं या डुप्लीकेट कॉपीज बनाते हैं। तो क्लोनिंग इज द टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक इन क्लोनिंग इज द टेक्निक इन मेडिकल साइंसेस, जिसमें हम एग्जैक्ट कॉपी बनाया करते हैं, डुप्लीकेट कॉपीज बनाया करते हैं जेनेटिक मटेरियल की। तो क्लोनिंग एक ऐसा अमल या एक ऐसा तरीक़ेकार कहलाता है जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मटेरियल की डीएनए सीक्वेंसिंग की, ठीक है, स्किन सेल की, लीवर सेल्स की, मुख्तलिफ तरह की चीज़ों की डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाते हैं। क्लोनिंग सिर्फ एक तरह की नहीं होती है, आर्टिफिशियल क्लोनिंग भी होती है, जीन क्लोनिंग भी होती है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग भी होती है। जीन क्लोनिंग में हम जीन की क्लोनिंग करते हैं, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में हम पूरे इंटायर बॉडी की यानी कि होल ऑर्गेनिज्म की जो है वो क्लोनिंग करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रहे कि क्लोनिंग एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है मेडिकल साइंसेज में, बायोलॉजिकल साइंसेज में, जिसमें जो है हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट कॉपीज बनाते हैं जेनेटिक मटेरियल की। तो आगे कंटिन्यू कर लें। क्लोनिंग इज द मॉडर्न टेक्निक इन बायोलॉजिकल साइंसेज। इन दिस प्रोसेस डुप्लीकेट जेनेटिक मटेरियल in this process duplicate copies of genetic material are produced। दूसरी बात लिखें इस क्लोनिंग में, क्लोनिंग इज द मेथड ऑफ या प्रोसेस कर लें, क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी क्लोनिंग एक ऐसा तरीक़ेकार या एक ऐसा अमल है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्लोनिंग के प्रोसेस में तमाम के तमाम मेंबर्स, तमाम के तमाम स्पीशीज जो हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, मतलब यकसा होते हैं, एक जैसे होते हैं। जितनी भी एग्जैक्ट कॉपी बन रही होती है किसी भी चीज़ को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लोन जो किया जाता है उसमें ऑर्गेनिज्म बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि पेरेंट होते हैं। मतलब कि ऑल द
ऑल द मेंबर ऑफ क्लोनिंग कर लें या ऑल द स्पीशीज ऑफ क्लोनिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है यकसा, एक जैसे। तमाम के तमाम मेंबर्स या तमाम की तमाम स्पीशीज, ऑल द स्पीशीज ऑफ क्लोनिंग, ठीक है, ऑल द स्पीशीज ऑफ क्लोनिंग आर जेनेटिकल आइडेंटिकल, आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब तमाम के तमाम स्पीशीज जो हैं जिनियाती तौर पर, जेनेटिकल का मतलब होता है जिनियाती तौर पर, ठीक है, जिससे एक रिप्रोडक्शन हो रही है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वजूद में जो आ रहा है वो जो जीन है, ठीक है, जिनियाती तौर पर तमाम के तमाम स्पीशीज जो क्लोनिंग के प्रोसेस के ज़रिए ग्रो अप हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो तमाम के तमाम आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो सकती है? रीजेनरेशन, रीजेनरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। दूसरी बात, ट्विंस इन ह्यूमंस, ह्यूमंस ट्विंस जो प्रोड्यूस होते हैं इस तरह से क्लोनिंग के ज़रिए भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्किन सेल, लीवर सेल्स, ट्यूमर, एंड कैंसर। कैंसर सेल की रिकवरी या ट्यूमर सेल्स को ट्यूमर सेल्स की एग्जैक्ट कॉपी आप क्लोनिंग के प्रोसेस के ज़रिए बना सकते हैं। रीजेनरेशन का प्रोसेस में बेस्ट एग्जांपल है क्लोनिंग की, ट्विंस हो गया, स्किन सेल्स हो गए, लीवर सेल्स हो गए, ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो क्लोनिंग का पार्ट होती हैं, क्योंकि क्लोनिंग के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अच्छा, इसके अलावा क्लोनिंग में क्या बताया जा सकता है कि क्लोनिंग जैसा लफ्ज़ या क्लोनिंग जैसा प्रोसेस इस दुनिया में सबसे पहले जिस टीम ने वर्किंग की थी, जिस साइंटिस्ट ने या जिस टीम ने इस लफ्ज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था या सजेस्ट किया था, वो स्कॉटलैंड की टीम थी। स्कॉटलैंड की टीम थी जिन्होंने सबसे पहले इस दुनिया में जिस चीज़ को क्लोन किया वो चीज़ थी शिप, जिसे डॉली कहा जाता है। जैसे क्या कहा जाता है? डॉली, DOLLY। तो दुनिया के अंदर सबसे पहली चीज़ जो क्लोन हुई थी उसको डॉली शिप, यानी कि वो शिप है डॉली शिप, मतलब भेड़, आप भेड़ को कह लें, ठीक है। तो क्लोनिंग का प्रोसेस जो है वो ज़्यादातर लोअर मैमल्स में होता है, ठीक है। किस में होता है? लोअर मैमल्स के अंदर क्लोनिंग का प्रोसेस किया जाता है। अच्छा, अब तक क्लोनिंग के ज़रिए बड़े बड़े जानदार लार्जर मैमल्स को अब तक प्रोड्यूस नहीं किया गया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये लोअर मैमल्स के ऊपर क्लोनिंग का प्रोसेस अप्लाई किया गया है, जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। रीजेनरेशन हो गई, ट्विंस हो गया, ठीक है, स्किन सेल्स, लीवर सेल्स, ट्यूमर सेल्स एंड कैंसर सेल्स, ठीक है। इन तरह की तमाम चीज़ों की रिकवरी, ठीक है, यह एग्जैक्ट कॉपी बनाई जा सकती है। किसके ज़रिए? किस प्रोसेस के ज़रिए? क्लोनिंग के प्रोसेस के ज़रिए। अच्छा, अब क्लोनिंग के प्रोसेस के ज़रिए तमाम की तमाम चीज़ें बनाई जा सकती हैं, मतलब ये तमाम की तमाम चीज़ें जो आपको बोर्ड के सामने दिखाई दे रही हैं। तो ये तो हो गया प्रोसेस सिंपल क्लोनिंग का। इसके अलावा हमारे पास दूसरी चीज़ के दूसरा टॉपिक जिसमें हम बात करते हैं एंटीबायोटिक के हवाले से। एंटीबायोटिक क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होती है, इन टॉपिक के ऊपर अब बात करते हैं। तो इधर आ जाएं। हेडिंग लगा लें, एक न्यू टॉपिक है ये, इम्यूनाइजेशन। द रेसिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। द रेसिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज is called immunization.
यानी बात क्या साबित हुई? द रेसिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब हिफाजती टीका होता है, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों के मीनिंग देखें तो इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है हिफाजती टीका। अच्छा, जब कभी भी लफ्ज़ इम्यूनाइजेशन की बात की जाएगी तो साथ ही साथ हमें दूसरी चीज़ भी मिलेगी या दूसरी चीज़ को भी पढ़ना होगा साथ ही साथ। वो चीज़ क्या हो सकती है? वैक्सीनेशन। अभी मैं बताता हूँ इसको साथ साथ क्यों पढ़ते हैं। अच्छा, एक लफ्ज़ है हमारे पास इम्यूनाइजेशन, दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास वैक्सीनेशन। द रेसिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज, बीमारी के खिलाफ लड़ने की जो सलाहियत है, कुव्वत मुदाफ़ियत है, उस चीज़ को, ये जो बचाव है, ठीक है, उस चीज़ को क्या कहा जा रहा है? इम्यूनाइजेशन। द रेसिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज, ठीक है, इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। बीमारी के खिलाफ लड़ने की सलाहियत, कुव्वत, ठीक है, ताकत, ठीक है, किसी भी बीमारी के खिलाफ, उस तरह की चीज़ को कहा जाता है इम्यूनाइजेशन। अब वो बीमारी कौन कौन सी हो सकती है? स्मॉल पॉक्स हो सकता है, पोलियो हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है, ठीक है, बर्ड फ्लू हो सकता है, किसी भी तरह की कोई बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो बीमारी के खिलाफ लड़ने की सलाहियत जो होती है उसे इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। तो सम टाइम बहुत से जो बच्चे पैदा होते हैं, मतलब हम पूरे तमाम के तमाम ममालिक की बात करें, तमाम ममालिक में मुख्तलिफ तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। मुख्तलिफ तरह मैं इसलिए कह रहा हूँ, मतलब हर बच्चे की सलाहियत, कुव्वत मुदाफ़ियत डिफरेंट होती है। अगर आपके घर में 4 बहन भाई हैं तो 4 बहन भाई में ऐसा नहीं होगा कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, ठीक है, कोई जो है बहुत कमज़ोर होगा, ठीक है, किसी की सलाहियत आप किसी से डिफरेंट होगी। तो ये ऐसा होता है। अगर आपके घर में 2 बहन भाई भी हैं तो बहन की सलाहियत भाई से ज़्यादा भी हो सकती है, बहन की सलाहियत भाई से कम भी हो सकती है। कोई बहुत जल्दी बीमार भी हो जाता है, कोई बहुत देर से बीमार होता है, कोई बीमार होकर जल्दी सेहतयाब हो जाता है और कोई बीमार होने के बाद काफ़ी अरसे तक बिस्तर पे ही लेटा पड़ा रहता है। तो बताने का मकसद मेरा यह है कि हर बंदे की, हर बच्चे की, बूढ़े ज़ईफ़ जवान, हर बंदे की सलाहियत जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। एक बच्चा अगर पैदा हो रहा है, एक नॉर्मल बच्चा एक पैदा होता है और पैदा हो रहा है, डॉक्टर ने बोला भाई इसे आईसीयू में रखा जाएगा, ठीक है। नहीं आईसीयू में नहीं, एक काम कर लें आप, एचडीयू में रखा जाए, हाई डिपेंडेंसी यूनिट। आईसीयू से भी ऊपर की चीज़ होती है। आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट और एचडीयू का मतलब होता है हाई डिपेंडेंसी यूनिट। ये दोनों यूनिट जो हॉस्पिटल में बने हुए होते हैं, ठीक है। तो बच्चे को बोला गया है कि आप इसे आईसीयू में नहीं बल्कि एचडीयू में, ज़रूरत, एचडीयू का मतलब होता है वो यूनिट जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा निगहदाश्त की जाए, ठीक है। अब वो बच्चा आईसीयू से एचडीयू में चला गया, उसकी सलाहियत डिफरेंट है, उसे शीशे के अंदर वो इन्वेंटिलेटर के ऊपर या किसी भी तरह के ऑक्सीजन सिलेंडर के बिहाफ पर उसे रखा गया है, ठीक है। वो मसनूई सांस के ऊपर वो जिंदा है बच्चा, क्योंकि उसकी खुद की सलाहियत नहीं है पैदाइश के बाद कि वो सांस ले सके, ठीक है। या फिर हम दूसरी एग्जाम्पल देते हैं, कोई शख्स है, ठीक है, 2 शख्स हैं, सपोज कर लें 2 शख्स हैं, 2 शख्स को चिकन पॉक्स हुआ, चिकन पॉक्स 2 शख्स को हुआ, एक शख्स को चिकन पॉक्स मतलब हुआ और वो 1 हफ्ते के अंदर रिकवर हो गया, ठीक हो गया, और दूसरा शख्स जो है वो चिकन पॉक्स में मुब्तला है, तकरीबन जो है वो 1.5 महीने लग गए। तो इसका मकसद ये नहीं है कि मतलब वो जल्दी ठीक हो गया, उसका लक अच्छा है। इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, और जो शख्स देर से ठीक हो रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब है उसकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, ठीक है, कुव्वत मुदाफ़ियत का। तो बीमारी के खिलाफ लड़ने की सलाहियत होती है हर शख्स में, हर शख्स की बॉडी के अंदर बीमारी के खिलाफ जो लड़ने की सलाहियत होती है उसे इम्यूनाइजेशन कहते हैं। जिन लोगों की कुव्वत मुदाफ़ियत बीमारी के खिलाफ लड़ने की सलाहियत कम होती है, उनको उनकी सलाहियत को बढ़ाने के लिए उन्हें दिया जाता है वैक्सीन्स, ठीक है। आप जो आपके घरों में जो ख़वातीन आती हैं, नॉक करती हैं, बोलती हैं भाई पोलियो वैक्सीन पिला लें, वो क्यों पिला लें? आप लोग, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं भाई हम पोलियो वैक्सीन क्यों पिलाएं, हमारा बच्चा तो बिल्कुल सेट है भाई, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ भी सलामत है, पाँव भी सलामत है, किसी भी तरह का फॉल्ट या डिफेक्टिव ऑर्गन हमारी बच्चे का नहीं है, तो हम फिर क्यों पिलाएं इसको पोलियो के वैक्सीन। तो पोलियो के वैक्सीन इस वजह से पिलाए जा रहे होते हैं कि अगर 5 साल या 6 साल के बाद, ठीक है, या 5 साल या 6 साल के अंदर पोलियो वायरस अगर आपकी बच्चे की बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा है तो वो नहीं करेगा। इसी वजह से तो आप ये ना सोचें कि यार हमने पिला लिया, तो कुछ लोगों का परसेप्शन इस तरह का होता है अगर पिलवा लेंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो वैक्सीन्स हैं, ठीक है। अगर होने वाला हो, मेरा मशवरा ये कि अगर आप बच्चों को, अपने सही सलामत प्यारे मासूम नन्हे से कली और फरिश्ते जैसे बच्चे को अगर आप ये पिला लेंगे तो
आइंदा की ज़िंदगी महफूज हो सकती है। मतलब कभी ज़िंदगी में अगर पोलियो वायरस अटैक करने वाला भी है तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो वैक्सीन आपकी बच्चे की बॉडी के अंदर जाएगी और पोलियो वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी, जिसकी वजह से जब वो वायरस आकर अटैक करेगा तो वो वायरस अटैक नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपकी बॉडी पोलियो वायरस के खिलाफ एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी और उसे अटैक करने से रोक लेगी। तो टॉपिक को अच्छे तरीके से समझिएगा कि रेसिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। बीमारी के खिलाफ लड़ने की सलाहियत को इम्यूनाइजेशन कहा जा रहा है। ठीक है, तो हर बंदे की सलाहियत अभी कहकर गुजरा हूं कि डिफरेंट होती है। किसी की सलाहियत कमज़ोर है, कोई बच्चा बहुत ही कमज़ोर है, तो उसकी सलाहियत को बढ़ाने के लिए जो चीज़ दी जाती है उस चीज़ को कहा जाता है वैक्सीन्स। ठीक है, उससे ये लफ्ज़ बना है वैक्सीनेशन। तो अगर कोई शख्स, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई ज़ईफ़ हेपेटाइटिस जैसी बीमारी में, पोलियो जैसी बीमारी में, चिकन पॉक्स जैसी बीमारी में, किसी वायरल डिजीज़ में या बैक्टीरियल डिजीज़ में मुब्तला हो जाए, ठीक है, कोई वबाई बीमारी में मुब्तला हो जाए, तो उसे वैक्सीन दी जाती है ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। इस दुनिया के अंदर सबसे पहले जो एंटीबायोटिक पर अभी हम बात करेंगे कुछ देर पे, पहले वैक्सीन पे ही रहते हैं कि वैक्सीन जो पहले बनाई गई, सबसे पहले इस दुनिया के अंदर जो वैक्सीन तैयार की गई वो पोलियो वैक्सीन हैं। ठीक है, पोलियो वैक्सीन में हम माजूर बच्चों के खिलाफ ये काम कर सकते हैं कि जो बच्चे माजूर हो गए हैं उन्हें पोलियो वैक्सीन पिलाएं आप, ताकि जल्द से जल्द उस बच्चे की रिकवरी मुमकिन हो सके। तो वैक्सीन इसी वजह से दी जाती हैं ताकि बच्चों की इम्यूनिटी को बरकरार रखा जाए और बढ़ा दिया जाए। तो ये अमल क्या कहलाता है? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन किसके किसके अगेंस्ट दे सकते हैं आप? हेपेटाइटिस जैसी बीमारी के लिए, चिकन पॉक्स जैसी बीमारी के लिए, जितनी भी वबाई बीमारी हैं इसके लिए वैक्सीन्स दी जाती हैं। अभी जो सिचुएशन चल रही है कोरोना की वजह से, जो कोरोना वायरस बहुत हाईलाइट हो गया, पूरी दुनिया में छा गया है और मुख्तलिफ लोगों की जानें मुसलसल डेली बेसिस पर पर सेकंड के एतबार से ले रहा है। तो इस कोरोना जैसे वबाई बीमारी को रोकने के लिए मुख्तलिफ तरह के ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन्स ईजाद की जाएँ और इस वबाई जैसी बीमारी, वबा जैसी बीमारी जो इस पर काबू पाया जाए। तो इसके लिए भी वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं, जब वो बन जाएगी ताकि वो पेशेंट रिकवर हो सके। तो यहाँ पर ये वैक्सीनेशन का टॉपिक और इम्यूनाइजेशन का टॉपिक मुकम्मल हो गया। ये भी मैंने आपको बता दिया कि इम्यूनाइजेशन के साथ साथ वैक्सीनेशन को क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है भाई? एंटीबायोटिक हम में से आप तमाम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, ठीक है, जो एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, या आपके छोटे बहन भाई ऐसे होंगे जो एंटीबायोटिक बीमार पड़ जाते होंगे, जल्दी रिकवरी मुमकिन नहीं होती होगी, तो माँ बाप या पेरेंट्स इन्हें एक जगह से दूसरी जगह बार बार डॉक्टर चेंज करें और फिर इल्ज़ाम ये देना कि नहीं नहीं ये डॉक्टर अच्छा नहीं, इनके पास नहीं जाना, ये सही इलाज नहीं करते हैं, तो इनकी दवा देर से लगती है। तो भाई दवा देर से किसी की नहीं लगती, बॉडी की ससेप्टिबिलिटी, बॉडी की एबिलिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, दवा का रिएक्शंस बॉडी के अंदर, किसी की बॉडी के अंदर जल्दी हो जाता है, किसी की बॉडी के अंदर देर से होता है। तो किसी डॉक्टर को आप, ठीक है, बगैर सोचे समझे ये कहते हैं कि नहीं ये डॉक्टर सही नहीं है, ये इलाज सही नहीं करते, तो ये गलत बात हो जाएगी। तो फिलहाल हम बात करते हैं अपने एंटीबायोटिक के ऊपर। इसके बारे में लिखें, एंटीबायोटिक आर द chemical substance which are used to kill the growth of माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक ऐसा केमिकल सब्सटेंस कहलाता है जो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद को किल करता है, या हमें हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मकदार तादाद बढ़ते जा रही है और वो हमें देर तक
बिस्तर पे लेटाया हुआ है, ठीक है, मतलब वो बीमारी में मुब्तला कर है, तो एंटीबायोटिक उस हालतों में दी जाती है कि जल्दी से जल्दी रिकवरी हो। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इसको समझाने के लिए कि आप बीमार पड़ गए, ठीक है, नज़ला ज़ुकाम फ्लू या इन्फ्लुएंजा में मुब्तला हैं, और इलाके के जो आताई डॉक्टर्स होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जो डॉक्टर्स होते हैं, तो उनके पास आप जाते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जो है मैं बीमार पड़ा हूँ और मुझे फ्लू वगैरह हो रहा है, सर में दर्द भी है, जिस्मों में भी दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने एक दिन दवाई दे दी, डॉक्टर फर्स्ट डे आपको दवाई देता, आप घर आकर दवाई खाते हैं, 3 वक्त दवाई खाते हैं, और दूसरे एक ही दिन की दवाई ली थी आपने उस डॉक्टर से, और आप आकर 3 वक्त दवाई खाते हैं और दूसरे दिन रात के वक्त फिर पहुंच जाते हैं उसी डॉक्टर के पास, बोलते हैं डॉक्टर साहब आपने जो एक दिन की दवाई दी थी उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। डॉक्टर आपकी बातों को बहुत तसल्ली भरे अंदाज में सुनता है, समझता है, और फिर वही दवाई या उसे जो कुछ दवाई अगर चेंज भी करनी होती है तो वो चेंज वगैरह करके दूसरे दिन भी आपको एक दिन की दवाई देकर घर भेज देता है, और आप आते हैं फिर 3 वक्त दवाई खाते हैं और फिर चले जाते हैं, ठीक है, मतलब कोई फ़ायदा आपको नहीं होता है। इसी तरह तीसरा दिन भी गुजर जाता है, तीसरे दिन भी आप जाते हैं, एक दिन की दवाई लाते हैं और फ़ायदा कोई होता नहीं है, तो आप फिर चौथे दिन आप गुस्से भरे अंदाज में रंजीदा और अफसुर्दा चेहरा लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर को ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपके पास मैं 3 दिन से आ रहा हूं मगर कोई फ़ायदा हासिल मुझे नहीं हुआ है। तो डॉक्टर, ठीक है, आपके रोब को और आपके दबंग अंदाज को देखते हुए फैसला ये करता है ये बच्चा, ये बीमार शख्स जो है सब्र व तहम्मुल से काम नहीं ले रहा, तो इसे खामोशी से एंटीबायोटिक लिख दी जाए। तो एंटीबायोटिक लिखने से क्या होता है कि एंटीबायोटिक, डॉक्टर कोशिश ये कर रहा होता है कि एंटीबायोटिक ना लिखी जाए, मतलब कम से कम दी जाए, क्योंकि एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं जो हमारी आवाम नहीं समझती है। हमारी आवाम ये समझती है कि दर्द अभी हुआ, अगले सेकंड में दर्द मुझे क्लियर चाहिए। दर्द नहीं देख सकते, खुशियाँ बहुत देख सकती है, दर्द नहीं सह सकती, दर्द देख नहीं सकती। तो डॉक्टर क्या करता है कि तीसरे दिन या चौथे दिन आपको एंटीबायोटिक लिख देता है, आप खुशी खुशी आते, एक खुराक खाते हैं, दूसरे दिन उठ के बोलते हैं, उसी अगले घंटे बाद बोलते हैं हाँ यार माशाल्लाह डॉक्टर ने ये दवाई असर की। तो डॉक्टर ने कोशिश ये की थी कि आप पहले नॉर्मल दवाई से रिकवर हो जाए, लेकिन आप दिल बर्दाश्ता हो गए, आप थोड़ा दबंग अंदाज आपने इस्तेमाल किया और डॉक्टर के पास पहुंच गए कि नहीं आपने ऐसा किया वैसा किया। तो डॉक्टर की कोशिश होती है आप नॉर्मल दवाई से ठीक हो जाएं, क्योंकि डॉक्टर आखिरी स्टेज पर जाने के बाद काफ़ी दिन बाद ट्रायल लेता है कि एंटीबायोटिक से ठीक किया जाए। एंटीबायोटिक से रिकवरी जल्दी तो हो जाती है, इंसान जल्दी ठीक तो हो जाता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट ये है कि एंटीबायोटिक से आँखों की बिनाई, रोशनी सबसे पहले जाती है। एंटीबायोटिक के ज़्यादा इस्तेमाल से किडनी जो है आपकी ड्राई हो जाती, खुश्क हो जाती। एक किडनी की कीमत इस वक्त मार्केट में 4.5 लाख रुपए है, तो समझ लें आपकी एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड 2 किडनी लगी हुई है, 4.5 9 लाख रुपए आपके पेट के अंदर मौजूद। तो आप क्या चाहते हैं इतना बड़ा नुकसान हो जाए? आप कुछ भी नहीं खा सकेंगे। तो फिलहाल बात को मुख्तसरन करते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ, एंटीबायोटिक पर। तो एंटीबायोटिक ऐसा केमिकल सब्सटेंस कहलाता है जो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद को तेजी के साथ किल करता है। इस दुनिया के अंदर सबसे पहली एंटीबायोटिक जिस साइंटिस्ट ने इजाद की है उस साइंटिस्ट का नाम है फ्लेमिंग, ठीक है, और उसके साथ 2 कोवर्कर्स भी थे जिसे फ्लोरी और चेन कहा जाता है। उस साइंटिस्ट का नाम फ्लोरी और चेन है, लेकिन ज़्यादा वर्किंग जो जिस साइंटिस्ट ने की है या एंटीबायोटिक जैसे लफ्ज़ को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? अभी तो बताया आप लोगों को, ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम है फ्लेमिंग, ठीक है। फ्लेमिंग नामी साइंटिस्ट ने एंटीबायोटिक के लफ्ज़ को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया, और इस दुनिया के अंदर सबसे पहली एंटीबायोटिक जो तैयार की गई है वो पेनिसिलिन की गई। और ये पेनिसिलिन किससे ड्राइव हुई है? एक फंगस से ड्राइव हुई है। उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम न्यूटेटम, ठीक है। तो एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट बता दिया आपको, एंटीबायोटिक किस तरह हमारी बॉडी के अंदर वर्किंग करती है, नॉर्मल है जिस तरह आम दवाइयाँ वर्किंग करती हैं इसी तरह वर्किंग करती है, लेकिन इसके हाई डोज जो है आपके लिए आपकी बॉडी के अंदर डिस्ट्रक्शन का बायस बन सकता है। लिहाजा ऑगमेंटिन जो छोटी सी बोतल में 625 mg में आप जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। बहुत सारी एंटीबायोटिक है, अमूमन एंटीबायोटिक के नाम के आगे सीन का लफ्ज़ बहुत आता है, टेरामाइसिन, न्यूमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इस तरह के जब सीन के लफ्ज़ आता हैं तो अमूमन वो एंटीबायोटिक ही होती है।